हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 का जो साइंस है उसका जो 10th चैप्टर है 10वां चैप्टर है विद्युत धारा और उसके प्रभाव, उस पर बेस्ड हम लोग जो भी थ्योरी बुक में दिया है उन सारे को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए 10वां चैप्टर का जो थ्योरी है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और एक एक चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं जी इस चैप्टर में क्या क्या दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा का। तो देखिए विद्युत धारा क्या है, जो चार्ज होता है जब ये चार्ज होता है प्रवाह करने लगता है, चार्ज जब चलने लगता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा होता क्या है, तो विद्युत धारा जो होता है आवेशों का प्रवाह होता है, मतलब जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। जैसे पानी फ्लो करता है तो पानी का धारा बोलेंगे, हवा फ्लो करता है तो हवा का धारा बोलेंगे। उसी तरह जब चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको हम लोग विद्युत धारा बोलेंगे। विद्युत धारा जो होता है याद रखिएगा, उसको हम लोग किस में मापते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है। अब विद्युत परिपथ क्या होता है, तो विद्युत जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए एक रास्ता चाहिए, उस रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। तब विद्युत परिपथ में होता क्या है, एक तार होता है, एक बल्ब होता है, बैटरी होता है, स्विच होता है और भी बहुत सारे चीज़ हम लोग इसमें लगाते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस परिपथ में जोड़ते हैं। तो इसमें बैटरी हो गया, तार हो गया, विद्युत उपकरण हो गया, ठीक है, से बना एक बंद मार्ग होता है। जब परिपथ क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। लेकिन कहीं पे भी अगर छूट जाता है, जैसे स्विच अगर ऑफ हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जब स्विच ऑन रहेगा तो करंट फ्लो करेगा। तार कहीं पे कट गया तो अभी करंट फ्लो नहीं करेगा, या कोई इसमें जो उपकरण लगा है वो ऑफ हो गया, मतलब वो जल गया, तो भी ये आपका विद्युत परिपथ जो है वो टूट जाएगा और करंट का फ्लो रुक जाएगा। ऐसे अगर है तो स्विच क्या है, ऑन है, और ऐसे अगर है तो स्विच क्या है, ऑफ है। तो कुछ सिंबल को आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए विद्युत सेल होता क्या है। विद्युत सेल तो यह एक ऐसा युक्ति होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो अपनी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जो भी हम लोग देखते हैं बैटरी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है। घड़ी वड़ी का जो छोटा सा आप देखते हैं बैटरी, वो एक तरह का सेल होता है। ठीक है। तो बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनाता है, बैटरी बनाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा विद्युत सेल एक तरह का युक्ति होता है, उपकरण होता है जो अपनी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। जैसे जो टॉर्च में हम लोग बैटरी लगा रहे हैं वो एक तरह का बैटरी नहीं है, वो एक तरह का क्या होता है, सेल होता है। लेकिन बहुत सारा सेल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, बैटरी बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यह जो आप बैटरी देख रहे हैं ये बैटरी नहीं है, ये क्या है, सेल है। लेकिन दो अगर सेल को जोड़ देते हैं, या 3 सेल को या एक से अधिक सेल को अगर जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है। तो सेल में याद रखिएगा एक धन टर्मिनल होता है, मतलब प्लस होता है, और एक ऋण टर्मिनल होता है, ठीक है, जो माइनस होता है। धन टर्मिनल को हम लोग लंबा रेखा से सूचित करेंगे, और जो ऋण टर्मिनल होगा, जो निगेटिव टर्मिनल होगा, उसको हम लोग छोटी रेखा और मोटी रेखा से हम लोग क्या करेंगे, सूचित करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो सेल का जो धन टर्मिनल है उसको लंबी रेखा से, और जो ऋण टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, उसको हम लोग छोटी रेखा और मोटी रेखा से हम लोग क्या करेंगे, इसको सूचित करेंगे। बैटरी क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। लेकिन संयोजन कैसे होना चाहिए, तो बैटरी बनाते समय आपको 2 सेल या 2 से अधिक सेल जब लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस के साथ सटना चाहिए। ठीक है। दूसरे का प्लस तीसरे के माइनस के साथ सटना चाहिए। ये नहीं कि माइनस माइनस और प्लस प्लस हटा दीजिएगा तो वो बैटरी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसे सजा लीजिए तब, या आप ऐसे अगर सजाते हैं तो नीचे से एक आपको तार ऊपर जोड़ना पड़ेगा ताकि करंट का फ्लो हो सके। ठीक है। तो इस तरह जब बहुत सारा बैटरी आप जोड़ दीजिएगा, मतलब बहुत सारा सेल जोड़ दीजिएगा, तो ये बैटरी हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तब जाके करंट का फ्लो होगा। अब कुछ संकेत होता है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये जो आप देख रहे हैं विद्युत सेल, इसको हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, सूचित करेंगे। ठीक है। मतलब बड़ा लकीर हो गया प्लस, और जो छोटा और मोटा लकीर है वो क्या हो गया, माइनस। ये जो बल्ब देख रहे हैं बल्ब, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, और स्विच अगर ऑन होगा तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, और स्विच ऑफ होगा तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये इस तरह का अगर डिनोशन मिलता है तो आप समझ जाइएगा। अगर बैटरी होगा, मतलब देखिए यहाँ पे बहुत सारा सेल लगा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार का होगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये पूरा नहीं लिखा है, आपको ऐसे ध्यान रखना है।
अगर 2 बैटरी होगा तो एक यहाँ पे जोड़ देंगे, मोटा कर देंगे, ठीक है। बस मोटा नहीं भी कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं है, बस छोटा रखिएगा। फिर ये एक बड़ा हो गया, फिर एक छोटा हो गया, फिर एक बड़ा हो गया, फिर एक छोटा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बैटरी को डिनोट करते हैं। यहाँ पे कितना बैटरी हो गया? 3 बैटरी हो गया। 4 बैटरी होगा तो 4 को बना लीजिए। अगला है धारा के प्रकार। देखिए जो धारा होता है 2 तरह का होता है, एक बैटरी से धारा निकलता है और एक जो धारा होता है जो हमारे घरों में आता है, ठीक है। तो हमारे घरों में जो धारा आता है उसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट। क्या बोलते हैं? एसी करंट। और जो बैटरी से जो धारा निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। इसी को हिंदी में बोलेंगे सीधी धारा। तो सीधी धारा जो होता है वो एक दिशा में प्रवाहित होता है, एक दिशा में फ्लो करता है, जैसे बैटरी का धारा हो गया। वैकल्पिक धारा जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, जिसको एसी बोलते हैं। लेकिन एसी में क्या हो जाएगा, इसमें धारा जो होगा समय के साथ क्या होता है, बदलता है। तो याद रखिएगा बैटरी का जो करंट होता है उसको डीसी बोलेंगे। उसमें धारा जो होता है, जो धारा बह रहा है वो आपका बदलता नहीं है, एक ही दिशा में बहता है। जबकि जो हमारे घरों में जो आता है विद्युत, उसको वैकल्पिक धारा बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। इसको शॉर्ट में एसी बोलेंगे, एसी करंट। और उसमें जो होता है दिशा जो होता है निश्चित नहीं होता, समय के साथ बदलता है। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए किसी भी उपकरण से या किसी भी तार से अगर विद्युत धारा जा रहा है तो उसका 2 तरह का प्रभाव पड़ेगा। एक उसमें तापीय या ऊष्मीय गुण आएगा, दूसरा उसमें चुंबकीय गुण आएगा। तो किसी भी तार से या किसी भी उपकरण से अगर करंट जा रहा है तो ध्यान रखिएगा वो करंट के वजह से उसमें 2 तरह का गुण आ जाएगा उस उपकरण में या उस तार में। एक गुण जो होगा वो होगा तापीय या ऊष्मीय गुण और दूसरा होगा उसमें चुंबकीय गुण, ठीक है। तो देखिए विद्युत जब जाएगा तो क्या होगा, तो विद्युत जब जाएगा तो विद्युत जब किसी तार या उपकरण से जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। और यह जो गर्म हुआ है उसके आधार पर बहुत सारे चीज़ों को हम लोग चलाते हैं और इसको हम लोग तापीय या ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। तो जब विद्युत तार से, ठीक है, विद्युत धारा जब पास करेगा तो वो गर्म हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। अब विद्युत के ऊष्मीय जो प्रभाव होता है उस पर बहुत सारा उपकरण काम करता है, मतलब वो गर्म होगा तब जाके वो काम करेगा। जैसे आयरन करना है तो आयरन में क्या जा रहा है, बिजली जा रहा है, लेकिन बिजली जो जा रहा है वो सब आयरन को क्या कर रहा है, गर्म कर दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कपड़ा आयरन कर रहे हैं। गीजर में जो पानी गर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, पानी को गर्म कर दे रहा है। केतली हो गया, उसमें पानी को गर्म किया जा रहा है बिजली की मदद से, ठीक है। तो इस तरह का जो भी मशीन है वो किस पे आधारित है, तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर एक आधारित होता है बल्ब का तंतु, एक होता है विद्युत जो फ्यूज होता है वो, उसके अलावा हीटर, विद्युत आयरन, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर, ये सब विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, ठीक है। तो बल्ब का तंतु के बारे में बुक में दिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जब करंट पास करेगा तो ये गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से ये जल जाता है और जलने की वजह से इसमें क्या होता है, प्रकाश निकलने लगता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें जितना भी करंट जा रहा है वो कुछ इसको जब जलाएगा तो कुछ रोशनी निकलेगा और कुछ जो है उसमें ऊर्जा निकल जाएगा। तो इसमें जितना करंट जा रहा है सब के सब जलाने में काम लग जा रहा है, मतलब उसमें से ऊष्मा निकल जा रहा है, सब के सब प्रकाश में नहीं बदल पा रहा है। तो जितना भी तंतु में हम लोग, मतलब बल्ब में जितना भी करंट हम लोग दे रहे हैं सब के सब प्रकाश में खर्च नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें से किस में खर्च हो जा रहा है, उसमें ऊर्जा में खर्च हो जा रहा है, गर्मी में खर्च हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा लगने के बाद भी अधिक प्रकाश नहीं मिलता है। विद्युत फ्यूज क्या होता है, तो देखिए विद्युत फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक तरह का क्या होता है, उपकरण होता है, सुरक्षा उपकरण होता है जो शॉर्ट सर्किट से और विद्युत उपकरण जो डैमेज होता है उसे क्या करता है, बचाता है। फ्यूज में एक पतला सा तार लगा होता है, अगर अधिक करंट पास करेगा तो ये तार जो है टूट जाएगा, पिघल के टूट जाता है, जिससे आगे करंट नहीं जाएगा और आगे करंट नहीं जाएगा तो फ्रिज, टीवी, पंखा जो भी आप लगाए हैं वो सब जलने से क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक तार होता है जो अधिक अगर करंट इससे पास करता है तो यह पिघल कर टूट जाता है और विद्युत धारा का जो प्रभाव है, जो विद्युत धारा जा रहा है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से कोई भी सामान आप लगाए हैं, बिजली से चला रहे हैं तो वो सब डैमेज नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा विद्युत फ्यूज का जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत ही ऊंचा होता है। जिस
उपकरण का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उच्च होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा ऊष्मीय प्रभाव दिखेगा। ठीक है, तब विद्युत फ्यूज जो होता है यह भी विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक आयरन का बात करेंगे, केतली का बात करेंगे, गीजर का बात करेंगे, हीटर का बात करेंगे, तो इस सब में एक हीटिंग एलिमेंट होता है। क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट होता है जो गर्म हो जाता है और ये गर्म होकर दूसरे चीज़ों को क्या करता है? गर्म कर देता है। और पानी होगा तो पानी को गर्म कर देगा। ठीक है, लोहा होगा तो लोहा को गर्म कर देगा। इस तरह गर्म करके और उससे हम लोग विभिन्न काम करते हैं। ठीक है, एमसीबी क्या होता है? तो देखिए, पहले हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते थे, विद्युत फ्यूज का, लेकिन अब जो है फ्यूज का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि फ्यूज में दिक्कत क्या है? फ्यूज बहुत सारा बिजली को लेता है और इसमें बहुत सारा बिजली क्या होता है? नुकसान हो जाता है ना, और हर घर में लगाना पड़ता है। फिर फ्यूज हो गया तो फिर दूसरा तार लगाइए, तीसरा तार लगाना पड़ता है। उसके जगह पे अभी के समय में एक नया टेक्नोलॉजी चला है जिसको बोलते हैं एमसीबी। क्या बोलते हैं? एमसीबी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? एमसीबी है। एमसीबी में फ़ायदा क्या है? अगर अधिक करंट आता है तो ये ऊपर आता है, ऊपर जैसे ही अधिक करंट आएगा तो ये नीचे गिर जाएगा। मतलब ऊपर अगर है, एमसीबी का स्विच अगर ऊपर है तो समझ जाइए करंट पास हो रहा है, मतलब ऑन स्थिति में है। लेकिन जैसे ही अधिक करंट पास करेगा तो ये फ्यूज नहीं होगा, इसका तार नहीं टूटेगा, ये जो है ये नीचे गिर जाएगा। क्या होगा? नीचे गिर जाएगा और लाइन का सप्लाई क्या होगा? कट जाएगा, जिससे बाकी जो उपकरण बिजली से चल रहा है वो बच जाएगा। मतलब जैसे ही अधिक वोल्टेज आया तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन ये ऊपर रहता है, ये नीचे आ जाता है, नीचे मतलब ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, फिर जब बिजली सुधार हो गया, वोल्टेज ठीक ठाक हो गया, तार और अगर शॉर्ट सर्किट है तो ठीक हो गया, फिर इसको जैसे ही ऊपर कीजिएगा तो विद्युत जो धारा है फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आजकल का जो फ्यूज है उसकी जगह पर विभिन्न क्षमता के एमसीबी लगाए जाते हैं। यह अधिक सुरक्षित होता है और परिपथ में किसी प्रकार का अवरोध आने पर ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है, ये अपने आप नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और फिर जब सब चीज़ ठीक हो जाएगा तो स्विच को ऊपर करेंगे तो फिर से विद्युत शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आयरन में ये जो आप देख रहे हैं साइड से यही गर्म हो जाता है और इसी को हम लोग हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। और ये हीटिंग एलिमेंट सब में लगा होता है। ठीक है, गीजर में, हीटर में, विद्युत केतली में, इस सब में लगा होता है। अब हम लोग बात करेंगे CFL। देखिए, पहले हम लोग यूज करते थे, किसका इस्तेमाल करते थे? पीला वाला जो बल्ब था, फिलामेंट वाला, तंतु वाला, उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसमें अधिकतर ऊर्जा जो है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता था, प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदलता था। तो अधिक से अधिक करंट जाने के बाद भी हमको कम रोशनी मिलता था। ठीक है, और देखिएगा वो बल्ब बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, क्योंकि उसमें अधिकतर ऊर्जा जो है किस में बदल जाता है? ऊष्मा में बदल जाता है। ठीक है, तो उसके जगह पे एक नया बल्ब आया बीच में, अब तो ये भी बल्ब बंद हो गया है। तो बीच में एक बल्ब चला था CFL। ठीक है, क्या चला था? CFL। ट्यूबलाइट जो है वो भी एक तरह का CFL था। तो ट्यूबलाइट तो बहुत पहले से है, लेकिन बीच में एक बल्ब आया था, क्या? CFL। ठीक है, CFL में क्या है? CFL जो है पहले LED जो बल्ब था, ठीक है, फिलामेंट वाला, उससे अच्छा है, क्योंकि ये कम रोशनी को, मतलब कम ये ऊर्जा को बर्बाद होने देता है। मतलब जितना करंट पास करेगा उसमें से अधिकतर कोई क्या करेगा? यह प्रकाश में बदल देगा और कुछ ही ऊर्जा को यह उसमें ऊर्जा में बदलता है। तो पुराने बल्बों में प्रकाश के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निकल जाती थी। ठीक है, जिससे विद्युत ऊर्जा की क्षति होती है। इसलिए आजकल CFL लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसका इस्तेमाल होता है? फास्फोरस का होता है। ठीक है, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है और ये कम विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर अधिक प्रकाश देता है। मतलब कम करंट दीजिएगा तभी ये बहुत अधिक प्रकाश देता है, जो पहले वाले बल्ब में, फिलामेंट वाले बल्ब में नहीं होता है। और इसमें बहुत कम ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो पहले वाले बल्ब को 10 मिनट जलाइए और इसको 10 मिनट जलाइए तो पहले वाला बल्ब जो होगा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा है, मतलब जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जा रहा है, वो उसमें ऊर्जा में बदल जा रहा है और कम उसमें प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का 2 प्रभाव होता है, याद रखिएगा। एक आपको बता दी ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए, विद्युत धारा जब किसी उपकरण से, किसी तार से पास करेगा तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। मतलब उसमें के अंदर चुंबकीय गुण हो जाएगा। अगर किसी तार से, किसी लोहा से अगर करंट पास हो रहा है तो लोहा जो है वो चुंबक की तरह काम करेगा। लेकिन जितना देर तक करंट पास कर रहा है, जब तक उसमें करंट पास करेगा, विद्युत पास करेगा,
तब तक वह एक चुंबक की तरह काम करेगा। जैसे ही करंट बंद हो जाएगा वह चुंबक की तरह काम करना बंद कर देगा। लेकिन हम लोग जो चुंबक का इस्तेमाल करते हैं वो कैसा चुंबक होता है, वो परमानेंट चुंबक होता है, वो हमेशा चुंबक के गुण को रखेगा। लेकिन ये जो हम लोग चुंबक बना रहे हैं ये विद्युत धारा के मदद से बना रहे हैं। तो विद्युत धारा के मदद से जब चुंबक बनता है तो वो अस्थायी होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। जैसे ही विद्युत धारा को बंद करेंगे तो उसके अंदर चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय गुण कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक कोई भी लोहा का टुकड़ा ले लीजिए, कॉपर का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, तो लोहा का टुकड़ा ले लिए, इसके ऊपर क्या किए, तांबा का तार, क्या कि करंट हम लोग किससे पास कराते हैं, तांबा या एल्युमिनियम से। तांबा का अच्छा होता है, क्या गुड कंडक्टर होता है। तांबा का तार इसको क्या कीजिए, लपेट दीजिए, खूब लपेट दीजिए, 100 बार लपेट दीजिए, और एक छोर इधर और एक छोर इधर, इसको क्या कीजिए आप बैटरी से जोड़ दीजिए। अब बैटरी से जैसे ही जोड़िएगा तो ये लोहा जो अंदर है उसके अंदर चुंबकीय गुण आ गया, मतलब इसके आसपास दूसरा लोहा या दूसरा कोई चीज़ पिन उन लाएगा तो उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और इस चुंबक को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबक, क्योंकि यह चुंबक हम लोग विद्युत के मदद से बनाए हैं, इसीलिए इसको हम लोग विद्युत चुंबक बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है, और उसे लोहे के कोर के चारों ओर कुंडली के रूप में लपेटा जाता है, करंट पास हो और उसको लपेट दीजिए, तो वह कुंडलित जो होता है, कुंडलित लोहा जो है चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और इसे हम लोग विद्युत चुंबक बोलते हैं, क्योंकि यह चुंबक जो है विद्युत की मदद से बना है। जब विद्युत धारा का प्रभाव बंद हो जाता है, जब करंट रुक जाएगा, तो यह कुंडली जो होगा चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, यह चुंबक की तरह काम नहीं करेगा। तो ये तब तक चुंबक की तरह काम करेगा तब तक इसमें करंट पास हो रहा है। ठीक है, और इसके आसपास अगर आप कंपास लाते हैं, कंपास का नीडल रखिएगा, तो यह नीडल जो है मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय गुण है, और कोई चुंबक को लाइएगा, छोटा सा चुंबक को लाइएगा तो उसको क्या करेगा, हिला देगा। सामने सामने होगा तो खींच लेगा, और अपोजिट पड़ेगा तो क्या होगा, रिपल्सन कर देगा। ठीक है, अब इसी प्रभाव का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स में और विद्युत घंटी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए विद्युत सुरक्षा का उपाय, तो विद्युत से बहुत तरीके से सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि विद्युत जो होता है जानलेवा होता है। विद्युत को अगर डायरेक्ट आप छूते हैं तो मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है, दुर्घटना भी हो सकता है। तो देखिए विद्युत उपकरणों का सही उपयोग करें, सुरक्षात्मक उपकरण पहने। तो बिजली अगर ठीक कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, तो आपको ग्लव्स पहनना चाहिए, पिलास का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्यूज और स्विच का सही ढंग से उपयोग करें। गीले हाथों से विद्युत उपकरण को नहीं छुए, क्योंकि गीले हाथों में या गीला अगर आदमी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको विद्युत झटका लगने का अधिक चांस रहता है। विद्युत झटका क्या है, जब आप करंट को छूते हैं तो वो करंट आपके बॉडी में चला जाता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत झटका बोलते हैं। ठीक है, इससे मृत्यु भी हो सकता है, जल भी सकता है, चोट भी लग सकता है, इसलिए विद्युत झटका से हमें बचना चाहिए सावधानी से। तो चलिए हम लोग समझ गए हैं विद्युत और उसका प्रभाव क्या होता है। अब इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चलिए इस चैप्टर पे बेस्ड हम लोग MCQ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिससे ये चैप्टर और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए जब किसी भी तार से जब करंट पास करता है, विद्युत पास करता है, तो वह जो होता है चुंबक की तरह कार्य करता है और उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार टूटने का कारण क्या होता है। तो देखिए फ्यूज जो लगा होता है, जब उससे अधिक करंट पास करेगा तो वो टूट जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा, उसके वजह से वह पिघल जाएगा। तो फ्यूज तार जो टूटने का कारण होता है वो क्या होता है, अत्यधिक धारा प्रभावित होना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक कैसे बनता है। तो देखिए विद्युत चुंबक कैसे बनेगा, तो किसी भी लोहा से जब एक तार को लपेटेंगे और उसको बैटरी से जोड़ेंगे, ठीक है, तो वह जो लोहा है वह चुंबक की भांति काम करेगा। ठीक है, तो लोहे के तार से क्या करेंगे, मतलब लोहा में तांबे के तार से क्या करेंगे, करंट को पास कराएंगे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में किया जाता है। तो देखिए विद्युत धारा का दो प्रभाव होता है, एक तापीय प्रभाव और एक चुंबकीय प्रभाव। तापीय प्रभाव से जो आयरन होता है, स्त्री जो होता है, केतली होता है, गीजर होता है, ठीक है, ये सब काम करता है। तो इलेक्ट्रिक केतली जो होता है ये गर्म होता है, किसके वजह से, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के वजह से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का उपयोग किस में किया जाता है। तो विद्युत मोटर का उपयोग बहुत जगह किया जाता है।
जैसे पंखा में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। मोटर का काम ही होता है नचाना, ठीक है। तो फैन को क्या करता है, ये नचाता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का उद्देश्य क्या है। तो फ्यूज जो होता है क्या करता है, यह पिघल जाता है और जो करंट का फ्लो है उसको रोक देता है, जिससे जो भी उपकरण लगा होता है बिजली से वो खराब होने से बच जाता है। तो ये क्या करता है, विद्युत उपकरणों को अधिक धारा से क्या करता है, बचाता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार में किस प्रकार का पदार्थ होता है। तो देखिए फ्यूज तार में जो तार लगा होता है उसका जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है और उसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये जो होता है उच्च प्रतिरोध वाला होता है ताकि उसमें ऊष्मा अधिक से अधिक आए और वो पिघल जाए। अगला क्वेश्चन है धारा प्रवाहित करने के लिए सबसे उपयुक्त तार कौन सा होता है। तो किस में हम लोग धारा को अधिक प्रवाहित कर सकते हैं, तो कौन होता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तांबा, ठीक है। तो 2 तार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तांबा और एक एल्युमिनियम का। दोनों में अच्छा कौन है, सबसे अधिक चालक कौन होता है, तांबा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सबसे समान उदाहरण कौन सा है। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसमें बहुत सारा चीज़ बनता है, जैसे विद्युत घंटी। अगला क्वेश्चन है यदि एक सर्किट में फ्यूज टूट जाता है तो क्या होगा। तो किसी सर्किट में अगर फ्यूज टूट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उससे करंट फ्लो नहीं होगा और जो सर्किट है वो क्या होगा, खुल जाएगा। तो सर्किट जो होगा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में तांबे का तार क्यों प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चालक होता है, इसमें प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक घंटी किस सिद्धांत पर काम करती है। ऊपर आपको बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक घंटी जो होता है वह विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है एम्पियर मीटर किसे मापता है। तो करंट को हम लोग, विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। तो विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं, एम्पियर में। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार किस प्रकार का होना चाहिए। तो फ्यूज तार जो होना चाहिए आपको ऊपर बता चुके हैं, इसका गलनांक कम होना चाहिए और इसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए कम गलनांक वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो धातु का बना होता है। वो धातु कौन होता है, वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इसका जो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु बहुत हाई होता है, 3300 लगभग होता है और ये उच्च ताप पर भी पिघलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा से 2-3 प्रभाव होता है, एक आपका चुंबकीय प्रभाव होता है, एक ऊष्मीय प्रभाव होता है, ठीक है, ठीक है, 3 प्रभाव होता है। आपको अभी बुक में 2 ही दिया है, एक चुंबकीय प्रभाव होता है, ठीक है, एक रासायनिक प्रभाव होता है, ठीक है, और एक ऊष्मीय प्रभाव होता है, ठीक है। तो रासायनिक प्रभाव भी होगा, चुंबकीय प्रभाव भी होगा, ठीक है, और ध्वनि को हटा के यहाँ पे आपका लिख लीजिएगा, ऊष्मीय लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग फ्यूज तार में किया जाता है। तो ऊपर आपको बता चुके हैं, फ्यूज तार में हम लोग ऐसे धातु का इस्तेमाल करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, गलनांक बिंदु जो होगा कम होगा। और कम किसका होता है, टीन और सीसा से जो मिश्र धातु बनता है उसका, ठीक है। तो लीड और टीन से जो मिश्र धातु बनेगा उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं MCQ के फॉर्म में। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी छात्र, दोस्त या जो भी शिक्षक इसको देख रहे हैं, आप इसका PDF भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड्स के साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो, थ्योरी हो, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ MCQ क्वेश्चन भी आपको हर एक चैप्टर का 20-20, 25-25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।